हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमने प्राचीन भारत के इतिहास को स्टार्ट किया है और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाजनपद काल को देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपद काल। महाजनपद काल से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। महाजनपद काल में पहला है महाजनपद और दूसरा है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। महाजनपद काल का जो उल्लेख मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। अब 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि किस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी और किस महाजनपद की राजधानी दो जगह थी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है गांधार। गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। तक्षशिला पाकिस्तान में है। और कम्बोज की राजधानी जो थी वो हाटक थी और ये हाटक भी पाकिस्तान में है। तो गांधार और कम्बोज इन दोनों की राजधानियां पाकिस्तान में तक्षशिला और हाटक थी। अगला है मत्स्य। मत्स्य की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी और यह विराटनगर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर राजस्थान में थी। अगला है अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या माहिष्मति। उज्जैनी या माहिष्मति यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अवंत की राजधानी मध्य प्रदेश उज्जैन या माहिष्मति है। अगला है अश्मक। अश्मक की राजधानी पोटन या पोटली थी। पोटन और पोटली यह आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और अगले महाजनपद मगध की राजधानी राजगृह और गिरविज थी। यह बिहार में है। अगले महाजनपद की राजधानी जो अंग है उसकी राजधानी चंपा जो न्यू राजधानी थी, और जो पुरानी राजधानी थी वो मलनी राजधानी थी। यह यह राजधानी ऐसी राजधानी थी जिसे कृत्रिम रूप से डिजाइन किया गया था। और अगली राजधानी है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। अगली है कुरु। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ थी। और अगले है पांचाल। पांचाल की राजधानी कामपिल्ले या अयचत्र थी। और अंतिम है चेदी। चेद की जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी। कुरु, पांचाल, सूरसेन, वश, काशी, मल, कौशल, चेदी ये सभी महाजनपद ये उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। तो आप इन्हें देख लीजिए। इनकी राजधानियों से कम एक क्वेश्चन तो बनता ही है। और यह पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी थी जिसे डिजाइन किया गया था? तो अंग की जो राजधानी थी चंपा, इसको डिजाइन किया गया था। साथियों, महाजनपदों से यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ के साहित्य में है तो अंगुत्तर निकाय, या जैन ग्रंथ के साहित्य में है तो भगवती सूत्र। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष।
आइए इसे भी समझ लेते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण वंश हैं, उसमें पहला वंश है हर्यक वंश, जिसका संस्थापक था बिम्बिसार। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। नागदशक की जो हत्या की थी वो शिशुनाग ने की थी और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। इसके साथ ही अगला वंश आ जाता है शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक शिशुनाग था। और इस वंश का अंतिम जो शासक था वो नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नागवंश या शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है और उसका अंतिम शासक कौन था, तो उसका अंतिम शासक हो जाता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के मृत्यु के बाद अगला वंश आ जाता है नंद वंश। अब नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापदम नंद था और इसका अंतिम जो शासक था वो घनानंद था। तो चलिए प्रत्येक वंश को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब पितृहंत वंश क्यों कहते हैं, तो इसमें क्या था कि जो शासक आ रहा था वो अपने पिता की हत्या करके शासक बनना था। ऐसे ही इसमें परंपरा चलती रही, जो शासक आए वो अपने पिता की हत्या करके वंश के शासक बने, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहने लगे। अब जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो बिम्बिसार था। और बिम्बिसार जैन साहित्य में इसका जो नाम मिलता है वो श्रेणिक नाम मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणिक किसका नाम है, तो सही आंसर हो जाता है बिम्बिसार। अब बिम्बिसार का जो विवाह हुआ था या बिम्बिसार की जो पत्नियां थीं उनके नाम क्या थे और वो किस वंश से थीं या किस नरेश की या किस की पुत्री थीं, तो देख लेते हैं। पहली है चेलना। चेलना जो राजकुमारी थी वो लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी। और दूसरी है महाकोशला। महाकोशला कोसल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। और तीसरी है क्षेमा। क्षेमा जो थी वो मध्य देश की राजकुमारी थी। तो ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बिम्बिसार की निम्नलिखित में से कौन सी पत्नी नहीं है, या एक पत्नी का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि किसकी पुत्री थी या किस साम्राज्य से संबंधित थी। अगला है कि बिम्बिसार ने अंग पर हमला किया था और जो अंग का शासक था ब्रह्मदत्त, उसको हरा के अंग को जीत लिया था। किसने? बिम्बिसार ने। और अंग को जीतकर वहां का जो राज्यपाल बनाया था वो अजात शत्रु, यानी अपने राज्यपाल, अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का राज्यपाल बनाया था। और आगे चल के अजातशत्रु, यानी ये इसका बेटा था, अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या, अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो मृत्यु जो हुई थी वो पुत्र के द्वारा होती है, अजातशत्रु के द्वारा। अब अजातशत्रु को देख लेते हैं। अजातशत्रु का जो नाम है उसे कुड़िक भी बोलते हैं, कि अजातशत्रु का जो नाम कुड़िक है। और उसकी जो शादी होती है वो प्रसेनजित की पुत्री वाजरा से होती है, यानी अपने मामा प्रसेनजित की पुत्री वाजरा से विवाह कर लेता है। इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अब प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में होती है। और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी।
लेकिन राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? उदयन ने। लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना की थी अजातशत्रु ने, लेकिन इस वंश की जो राजधानी बनाया था वो उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। इनके समय जो राजधानी थी वो राजगृह थी, और इसकी भी मृत्यु इसके पुत्र द्वारा यानी उदयन के द्वारा होती है, और उदयन इसके साथ ही गद्दी पर बैठ जाता है। तो उदयन को समझ लेते हैं। उदयन मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है, और यह भी अपने पुत्र के द्वारा मारा जाता है, और यही परंपरा आगे भी चलती रहती है, जिस कारण से हमने देख लिया है कि जिस कारण से इसे पुत्रहंत वंश भी कहते हैं, यानी पितृहंता वंश भी बोलते हैं। और इस वंश का जो अंतिम शासक था जिसे हम देख चुके हैं नागदशक था, और जिसकी हत्या शिशुनाग ने की, और एक नए वंश नागवंश या शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा टॉपिक शिशुनाग वंश या नागवंश। इस वंश की जो स्थापना की थी वो शिशुनाग ने की थी। यह हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मार के इस वंश की स्थापना करता है। इसने अवंती वंश पर अधिकार कर लिया था, और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को ले गया था। यानी जो इसने राजधानी थी वो पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित कर दी थी। और दूसरा शासक आता है इसमें कालाशोक। कालाशोक भी पुराणों में इसे काकवड़ बोला गया है, और यह राजधानी पुनः अपनी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लेता है। और इसके काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति यानी कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था वो कालाशोक के समय में वैशाली में किया गया था, जो यहाँ लिख चुके हैं हम। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश में या नाग वंश में इतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से हल हो जाएगा। आइए अगला वंश समझ लेते हैं। नंदवंश। नंदवंश की जो स्थापना की थी या नंदवंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। यही वो शासक है जिसके समय में एक हस्त सेना थी, यानी मगध साम्राज्य में प्रथम शासक है जिसके पास हस्त सेना थी, यानी हाथियों की सेना थी। और इसने चारों दिशाओं के राजाओं को पराजित कर दिया था, और एक राट की उपाधि धारण की थी। जो चारों दिशाओं के जो राजा थे उनको पराजित कर इसने एक राट की उपाधि धारण की थी, और भारतवर्ष का निर्माण भी करवाया था। भारतवर्ष नहर का निर्माण भी कराया था, और कलिंग से भगवान जिनकी मूर्ति को भी उठा लाया था। अब इसका जो उल्लेख मिलता है वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये पूछा जाता है कि भारतवर्ष नहर का जो निर्माण महापद्म ने नंद ने करवाया था उसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल से संबंधित है। अगला शासक है घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, और यह सिकंदर महान के समकालीन था। इसने कौटिल्य को धार्मिक चर्चा के दौरान हतोत्साहित किया था, तो जिसका बदला लेने के लिए कौटिल्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य नामक बालक को तैयार कर
एक बड़ी सेना बनाई जिसके द्वारा घनानंद को पराजित किया और एक नए वंश मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो घनानंद के बारे में इतना ही पूछा जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक या घनानंद किसके समकालीन था, या सिकंदर महान के समकालीन निम्न में से नंद वंश का शासक कौन था, तो घनानंद आ जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। साथियों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।